हाँ तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर प्यारे बच्चों कि इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं 10 क्लास का पूरा इतिहास। ठीक है, यानी फुल हिस्ट्री आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर क्या होगा इस पे, तो मेरे प्यारे साथियों आपको एक ईयरफोन लेना है, अपने कान में लगाना है और आपको पूरे आराम से इसको देखना है। मैं इसे शूट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि ये वीडियो 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा, लेकिन कक्षा 10 बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए यह वीडियो आपको दे के जाएगा कितना नंबर, पहले देख लीजिए। इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे टोटल 80 आने हैं, बनाने आपको 40 हैं, तो 80 में से लगभग यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में आपके आ जाएंगे 8 नंबर। तो ये यहाँ से आप पढ़ते हैं तो 28 से 30 नंबर का ये हमारा वीडियो है और कंप्लीट आएगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि कोई अंदाज़ा है ये, क्योंकि अंदाज़ा तब होता है जब आप जहाँ तहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन जब आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं और वो भी अगर पूरा बुक आपको कराया जाए तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बोल दूँ कि मैं अंदाज़ा नहीं लगाता हूँ, 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 28 नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, वीडियो में कुछ ऐड बीच बीच में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐड देखना पड़ेगा बच्चों क्योंकि वो यूट्यूब का रूल है। अब देखिए आपके बुक में हिस्ट्री 10th क्लास बिहार बोर्ड का जब आप देखते हैं तो इसमें टोटल आपको 8 अध्याय देखने को मिलते हैं। पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा भारत में राष्ट्रवाद, पाँचवा अर्थव्यवस्था और आजीविका, छठा शहरीकरण और शहरी जीवन, सातवां व्यापार और भूमंडलीकरण और आठवां प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये प्यारे बच्चों पूरे YouTube पर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरे YouTube पर प्यारे बच्चों ये आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत खोजा है, पहले नहीं मिला था इसलिए मैंने बना दिया। ठीक है, तो आप देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र आपको हिस्ट्री में 4 बनाने हैं, इसलिए ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैंने कवर किए हैं। तो आपको 8 चैप्टर में से लगभग 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 30 मिलेंगे। 30 में से आपका आ जाएगा एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए। 30 में से 5 क्वेश्चन पक्के आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो पहला पॉइंट देखेंगे हम लोग इसमें, यूरोप में राष्ट्रवाद में फर्स्ट पॉइंट आता है कि वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। एग्जाम में पूछा जाएगा वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो आंसर बोलना 1815 में। नेक्स्ट है हमारा कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो आप बोलना सर ऑस्ट्रिया का था। यानी हिस्ट्री का आप टेंशन खत्म कर दो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है हमारा वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग का शुरुआत हुई। तो एग्जाम में पूछा जाता है किस सम्मेलन के बाद मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, तो आंसर देते हैं हम लोग वियना सम्मेलन के बाद, वियना सम्मेलन के बाद। और इसका PDF आपको कैसे मिलेगा वो हम अंत में आपको बताएंगे, कि आपको खरीदना पड़ेगा या आपको फ्री मिलेगा, वो हम अंत में बताएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बोर्बो वंश की स्थापना हुई। एग्जाम में प्रश्न आता है कि फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किसकी स्थापना हुई, तो राइट आंसर होता है बोर्बो वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट है चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। नेक्स्ट है 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि यंग इटली की स्थापना किसने की, तो आंसर सर मेजनी ने, और यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो वो भी मेजनी ने। कब की थी, तो यंग इटली की 31 में और यंग यूरोप की 34 में। अगला आता है विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। देखिए अगर आप किसी गैस क्वेश्चन है ना, गैस पेपर से पढ़े हैं या फिर क्वेश्चन बैंक से, तो उसमें बहुत गलत आंसर दिए रहते हैं, लेकिन यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको 100% आंसर सही मिलेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, समझे ना, आपको फायदा है इसमें। अगला है हमारा कि गेरिबाल्डी जो थे वो पेशे से एक नाविक थे। तो गेरिबाल्डी क्या थे बताइए, तो पेशे से एक नाविक थे। नेक्स्ट है 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। 1862 में किसकी मृत्यु हो गई थी? काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था बताइए, तो इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था।
नेक्स्ट है हमारा कि हीगेल कौन था, एग्जाम में आएगा कि हीगेल कौन था, तो हीगेल एक दार्शनिक थे। नेक्स्ट है हमारा कि जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, जालवेरिन किसकी संस्था थी, व्यापारियों की। नेक्स्ट है हमारा कि इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, तो आंसर दीजिएगा मेजनी का। और नेक्स्ट क्या था कि हीगेल एक दार्शनिक, यहाँ तक हो गया था ना। नेक्स्ट है हमारा कि जालवेरिन किसकी संस्था थी, तो आपको एग्जाम में बताना है कि जालवेरिन जो थी व्यापारियों की एक संस्था थी। आगे आता है कि बिस्मार्क जो एक कूटनीतिज्ञ थे, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। पेपर में पूछा जाएगा कि बिस्मार्क क्या थे, तो आंसर ऑप्शन सी में दिया रहेगा, कूटनीतिज्ञ थे। और रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो सर बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था, या फिर पूछा जाए आपसे कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो आप बोलना सर 1870 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 में हुई थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कि हंगरी, क्या लिखा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो प्यारे साथियों हंगरी की जो राजधानी है वो है बुडापेस्ट। क्या है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। अगला आता है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि तुर्की में हुई थी, है ना। पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे या तो पहली पाली में या तो दूसरी पाली में कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, 1829 में। मैसूर का शासक आपको पता है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। पूरा हिस्ट्री, संपूर्ण हिस्ट्री आपको करना है, जैसे मैंने सिविक्स कराया है पूरा लिंक नीचे है, इकोनॉमिक्स मैंने पूरा कराया है उसका भी लिंक नीचे, बचा ज्योग्राफी है जल्दी हो जाएगा वो भी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो बताइए इटली और जर्मनी किसके अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना हुई थी, ये हम पहले भी आपको बताए थे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, एग्जाम में आता है तो ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिस्ट्री में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा हमारा कंप्लीट हिस्ट्री है बच्चों, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला आता है कि यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। अब हम लोग देखते हैं इस अध्याय के सब्जेक्टिव को। तो इस अध्याय में सब्जेक्टिव पहला क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए एग्जाम में आपका आएगा राष्ट्रवाद क्या है, तो ध्यान से आपको देखना है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि राष्ट्रवाद पहली बात है कि एक भावना है, यह कोई चीज़ नहीं है कि आप इसको देख सकते हो, इट इज़ अ फीलिंग। ये एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक है। जैसे अभी हम लोग एक हैं, वी आर वन, क्यों, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, भारतीय के नाते हम लोग एक हैं। दूसरी भाषा में बोले तो अपने राष्ट्र के प्रति देश की भावना को, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को, सॉरी बच्चों, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू, है ना, 2022 2023 जब भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि मेजनी कौन था जी, तो मेजनी साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको देखो मेरे आंसर बहुत छोटे छोटे मिलेंगे क्योंकि मैं सटीक आंसर लिखता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है वही लिखता हूँ, फालतू नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना। तो मेजनी साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेजनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी। बस इतना ही लिखना है मेजनी के बारे में, आपको 2 नंबर मिलेगा
क्योंकि 2 नंबर का ही ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि मेटरनिक युग क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मेटरनिक युग है ना, क्या लिखा है, मेटरनिक युग क्या है। तो प्यारे साथियों, मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, के शासन काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। फुल स्टॉप। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। ये तो मैंने स्टार देकर के आपको बताया ही था। मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव जमाकर उसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया था। यही है मेटरनिक युग के बारे में। पढ़ने के लिए आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, इसके बारे में और भी चीज़ें दी गई है, लेकिन 2 अंक आपको एग्जाम में मिलेगा तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपका दिमाग लोड ले सके और जितना आप पेपर में सही सही लिख पाओ बच्चों। तो बस इतना ही आपको लिखना है। इस अध्याय से हमने 4 सब्जेक्टिव चुने हैं। दूसरा देखिए, गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो गेरिबाल्डी जो पेशे से एक नागरिक हो गया है, सॉरी बच्चों, सॉरी, नाविक थे, पेशे से एक नाविक थे। वे सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गेरिबाल्डी ने अपने सैनिकों की मदद से इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए थे। इस प्रकार की कई गतिविधियों में गेरिबाल्डी शामिल थे। तो ये है गेरिबाल्डी का कार्य। देखिए, एक नाविक होते हुए भी एक सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। समझ रहे हैं? तो ये है गेरिबाल्डी के बारे में। तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। छोटा चैप्टर था पहला वाला, थोड़ा सा छोटा था, तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा चैप्टर में चलेंगे, समाजवाद और साम्यवाद। देखो, चैप्टर तो आपको यहाँ मिलेंगे, भारत में राष्ट्रवाद, बहुत बड़ा चैप्टर है। और ये हमारा प्रेस संस्कृति, ये भी बहुत चैप्टर है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा भी है। तो सब इसमें मिलेगा। इस वीडियो में तो पूरा है ना, पूरा वीडियो मतलब कि पूरा हिस्ट्री ही खत्म है। अध्याय नंबर 2 शुरू हुआ जी। नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। अध्याय नंबर 2 हिस्ट्री, कक्षा 10 बिहार बोर्ड। चलिए, तो समाजवादी भावना का उदय आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, किस शताब्दी में हुआ? तो मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फल स्वरूप हुआ, या औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है, कार्ल मार्क्स का जन्म है वो 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के, किस प्रांत में बताइए? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो याद है सर, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कौन से प्रांत में? राइन प्रांत में। किस नगर में? ट्रियर नगर में। किस परिवार में? यहूदी परिवार में हुआ था। इतना आपको ऑब्जेक्टिव निकलता है। नेक्स्ट आता है, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? तो हेनरिक मार्क्स। उसके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स थे, जो पेशे से एक वकील थे। जी हाँ, आपको याद रखना है कि उसके पिताजी पेशे से एक वकील थे। अगला है कि कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ली थी। एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा ली थी? तो आपको लगाना है ऑप्शन सी में, विधि की शिक्षा। या आपसे ये पूछा जाए कि किसकी शिक्षा, विधि की शिक्षा उन्होंने किस विश्वविद्यालय में ली थी? तो बोन विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न हमारा आता है कि कार्ल मार्क्स किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे वो हीगेल के विचार से काफ़ी प्रभावित थे, हीगेल के विचार से। नेक्स्ट आता है 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र जेली से विवाह कर लिया था। तो अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स का विवाह किसके साथ हुआ, तो पहला उत्तर आपको क्या लगाना है? जेली के साथ। कब हुआ? 1843 में। या फिर पूछा जाए किसके साथ में, याद रखना बचपन की मित्र थी वो। नेक्स्ट है कि 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स से मिले थे। तो पहली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स से कब मिले थे, तो 1844 में। उसके बाद देखिए कि मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर
1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। तो एग्जाम में आता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए में दिया रहता है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन बी में दिया रहता है एंगेल्स, और ऑप्शन सी में दिया रहता है दोनों। तो याद रखिएगा, साम्यवादी घोषणा पत्र के दो लेखक हैं, कौन कौन है, एक कार्ल मार्क्स है, दूसरा एंगेल्स है, दोनों मिलकर छापे थे, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो साम्यवादी घोषणा पत्र को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक की रचना की, दास कैपिटल की, जिसे ईसाइयों का बाइबल कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि ईसाइयों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो आंसर बताना है दास कैपिटल को। ठीक है, अगला हमारा आता है कि 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, है ना। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, 1864 में, जिसका श्रेय किसको जाता है, कार्ल मार्क्स को इसका श्रेय जाता है। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकारों के बिना, सॉरी बच्चों यहाँ बिना छूट गया, अधिकारों के बिना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने। किस संघ में दिया था, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में। अगला क्या आता है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो पेरिस में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ हुआ था, पेरिस में 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ था। में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। देखिए यहाँ से हम 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की घोषणा किस संघ में हुई थी, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में। तीसरा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ हुआ था, तो पेरिस में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था, तो 1889 में। तो देखिए 1, 2, 3, 4 प्रश्न यहाँ से बने, और कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न बने, आप सोचिए पहले। ठीक है, अगला है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है रूस में जार का अर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा है समझिए कि बोल्शेविक क्रांति, नेक्स्ट हमारा क्या है कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। पहला प्रश्न आता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। बच्चे कहते हैं सर बोल्शेविक क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों देखिए अक्टूबर के पहले वाला महीना होता है, सॉरी नवंबर के पहले वाला महीना अक्टूबर होता है, इसीलिए पुराने कैलेंडर के अनुसार से हम इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। समझ गए, है ना। अगर ये पूछा जाए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो अगर ऑप्शन दिया रहेगा किस महीने में, तब आंसर आपको नवंबर मारना है। लेकिन ये पूछा जाए कि इसे और किस नाम से जानते हैं, तब आपको अक्टूबर मारना है, फरवरी कभी भी नहीं मारना आपको। ठीक है, अगला हमारा क्या आता है कि वर्ष 1861 ईस्वी में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। एग्जाम में प्रश्न आता है कि दास प्रथा कब अंत हुआ, तो सर 1861 में। अच्छा किसके द्वारा अंत किया गया, तब याद रखना है आपको कि जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हुई। बच्चों क्रीमिया के युद्ध में भी रूस की पराजय हुई, और है ना 1904-05 के युद्ध में भी रूस की ही पराजय हुई थी ना। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है, हाँ रूस की पराजय। नेक्स्ट क्या है कि 1904-05 के रूस और जापान के युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। बड़ा अच्छी बात है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ने बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया।
यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 से लेकर के 1918 तक। दूसरा प्रश्न बनेगा कि प्रथम विश्व युद्ध ने किसका मार्ग प्रशस्त किया, तो आंसर है बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। और फिर है ना, अगला प्रश्न है खूनी रविवार या लाल रविवार 9 जनवरी 1905 या नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। तो आप जल्दी से बताइए कि खूनी रविवार कब हुआ था। तो सर खूनी रविवार हुआ था 9 जनवरी 1905 को, या नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को, दोनों याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह कौन सा नारा लगाते हुए जा रहा था, तो रोटी दो का नारा। कहाँ जा रहा था, तो सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहा था, है ना। तो उस दिन लोग कौन सा नारा लगा रहे थे, एग्जाम में आएगा खूनी रविवार के दिन लोग कौन सा नारा लगा रहे थे, तो रोटी दो का नारा लगाते हुए कहाँ जा रहे थे, तो सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि खूनी रविवार के बाद ड्यूमा संस्था का गठन हुआ। तो खूनी रविवार के बाद किस संस्था का गठन हुआ, तो ड्यूमा संस्था का। 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई, 1898 में। तो मेरे प्यारे शेरनियों, इसे बुक से एक एक पॉइंट को खोज के निकाला गया है। इसके लिए आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी से कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं आज, तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, ये कोई मॉडल पेपर से फ़ोटो खिंचा हुआ नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगा है। हम बताए थे ना 14-15 घंटा मेहनत करने के बाद ये वीडियो आया है, ठीक है, ऐसे नहीं आता बच्चों। चलिए, तो 1898 ईस्वी में क्या लिखा है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि 1903 ईस्वी में बहुमत वाला दल बोल्शेविक एवं अल्प बहुमत वाला दल मेनशेविक कहलाया। एग्जाम में आता है कि बहुमत वाला दल क्या कहलाया, तो बोल्शेविक, और अल्प बहुमत वाला जिसका है ना, जिसका बहुमत कम था वो कहलाया मेनशेविक। अगला समझिए, वर्ष 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन 1901 में हुआ। जितना प्रश्न पेपर में नहीं आएगा उससे भी ज़्यादा हम इसमें कराए हैं आपको, ताकि आपको कंपटीशन के एग्जाम में भी आपको दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट है सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। एग्जाम में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर लिखते हैं 8 मार्च को। लेकिन अगर मैं पूछूं कब से मनाया जाता है, तो 1975 से। चलो अगला है ना, अप्रैल थीसिस। क्या लिखा, लेनिन ने अप्रैल थीसिस दल की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए अप्रैल थीसिस की रचना, कई बार आ जाता है, दल है यहाँ पर, रचना किसने की थी, तो लेनिन याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट लिटोवस्क। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, ऑप्शन डी में रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन मेरे प्यारे साथियों ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था, ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। देखिए प्यारे बच्चों, इस बार पेपर में थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा जो मेन सब सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा, प्यारे बच्चों आपको जो मजा आएगा ना, हिंदी संस्कृत ये सब सब्जेक्ट थोड़ा सा लास्ट में है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत नहीं। तो अगर पहले रहता तो तुम्हारा मन खुश हो जाता पूरा। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है कि चेका क्या है, तो चेका एक पुलिस संगठन है। चेका क्या है बताइए, तो चेका एक पुलिस संगठन है। पूछा जाएगा चेका क्या है, तो खोज के मारना पुलिस संगठन। लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो 1921 में। किसने की थी, लेनिन ने। भारत में भी नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी 1991 ईस्वी में, 1990 के दशक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। लेनिन की मृत्यु कब हो गई, 1924 में। नेक्स्ट हमारा आता है कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में, दिसंबर 1991 में हुआ था।
1991 में किसका विघटन हुआ? सोवियत संघ का। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। अगला हमारा आता है सर्वहरा वर्ग। क्या लिखा हमने? सर्वहरा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। तो सर्वहरा वर्ग किसको कहते हैं? जिसमें क्या क्या हो बताइए? जिसमें किसान हो, मजदूर हो, आम गरीब लोग हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक और हैं कि वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति नामक पुस्तक की रचना लियो टॉल्स्टॉय ने की थी। तो लियो टॉल्स्टॉय ने किसकी रचना की थी? वार एंड पीस नामक पुस्तक की। आगे आता है यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? हाँ ये थोड़ा सा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था। तो राइट आंसर मारिएगा कार्ल मार्क्स जो है ना वो यूरोपीय समाजवादी नहीं था। हमको बड़ा इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए हम यहाँ पर स्टार मरवा दिए। नेक्स्ट है हमारा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था बताइए? रूस में हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में और दयानंद सरस्वती की भी मृत्यु हुई थी 1883 में, ठीक है ना। तो ये मृत्यु हुई थी, इसको याद रखिएगा। स्टालिन की मृत्यु आता है 1953 में। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर में हमने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ लीजिए 2-3 बार, है ना। अब चलते हैं इसके सब्जेक्टिव की ओर। इसमें हमने मात्र आपको 4 सब्जेक्टिव कराए हैं, इस चैप्टर में भी 4 सब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि पूंजीवादी क्या है या फिर पूंजीवादी व्यवस्था क्या है? तो प्यारे बच्चों पूंजीवादी एक ऐसा व्यवस्था है, देखो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो जितना छोटा मतलब सही आंसर वही लिखते हैं, फालतू नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो पूंजीवादी एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, समझ लीजिए जैसे अपना धीरे धीरे देश और लगता है पूंजीवादी बन जाएगा अपना भी देश, है ना। तो पूंजीवादी एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग के द्वारा राष्ट्र के सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जो मजबूत लोग हैं अर्थ के रूप में, पैसा के रूप में, उसी के द्वारा सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो इसी को पूंजीवादी कहते हैं, आप अच्छे से याद कर लेना जी। उसके बाद आता है खूनी रविवार। ये तो मतलब बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में सबसे हल्का कोई क्वेश्चन है तो वो है खूनी रविवार क्या है। तो प्यारे बच्चों वर्ष 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। बिल्कुल सही बात है, रूस हार गया था जापान से। अगला है जिसके कारण रूस की जनता अपनी ही सेना के विरोध में रोटी दो का नारा लगाते हुए, अरे नहीं करेगा, मान के चलो हार जाएगा तो अपना सेना का विरोध काहे नहीं करेगा। उतनी ठो देश जापान से हार गया, रूस इतना बड़ा देश है, शक्तिशाली है। नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना, इसी में जो है ना रूस में जार जो है, रूस में जो था जार, क्या लिखा है जार, क्या लिखा? जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। यह घटना 9 जनवरी 1905 या नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। देखो इसमें क्या लगा है, कुछ है कहानी के तरह है, आपको याद कर लेना है। मतलब खाली इसलिए हम बोलते हैं बच्चों आप लोग डरते हैं फालतू का है, ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है। 1904-05 के रूस जापान युद्ध में देखिए हम बिना देखे बोल रहे हैं, 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश जापान से युद्ध में हार गया था, जिसके कारण जापान की जनता रूस की ही सेना के विरुद्ध में रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर जा रहे थे। तो जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। तो मतलब सड़क में चारों तरफ से खून फैल गया, ऐसा लिख सकते हो ना, चारों तरफ खून फैल गया। उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए से खूनी रविवार कहा जाता है। जो 9 जनवरी 1905 को या फिर नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। बात खत्म है, इतना तो लिखना है जी। अगला हमारा क्या लिखा है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। वही अक्टूबर बोलो या फिर बोल्शेविक बोलिए। अक्टूबर क्रांति क्या है, तो उत्तर क्या है, बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति में लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
लेनिन ने इस क्रांति के दौरान 3 नारे भूमि, शांति और रोटी का दिया था, है ना। उन्होंने 3 चीज़ें बोला था, एक नारा दिया था, मतलब कि उसमें 3 बातें बोली थी। भूमि चाहिए पहले लोगों को रहने के लिए, और मार्केट नहीं चाहिए, यानी कि शांति चाहिए, और खाने के लिए, 3 चीज़ें। तो बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो नवंबर 1917 में हुई थी। इस क्रांति में लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेनिन ने इस क्रांति के दौरान 3 नारे भूमि, शांति और रोटी का दिया था। बस इतना आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं। तो पहले बच्चों, सर्वहरा वर्ग समाज का वैसा वर्ग होता है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। बस देखिए, जो पूछा है वही बताओ। अब पूछा है आपसे कि आप क्या खाते हैं, आप बता रहे हैं कि हम संस्कृत पढ़ते हैं, है ना, हिंदी नहीं जानते हैं। अभी जो पूछा है वही नहीं बताएगा जी, ठीक है। तो आपका 2 चैप्टर हो गया कंप्लीट, बधाई हो आप सभी को, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया जी। अब चलते हैं तीसरे में। अब आपका शुरू होता है जी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। अब हम इस चैप्टर से देखेंगे सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि हिंद चीन में कौन कौन से आते हैं देश, ठीक है ना। तो हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। पेपर में आएगा तो ऑप्शन नंबर डी में रहता है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 14वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। और अंकोर वाटिका मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो पहले बच्चों, अंकोर वाटिका मंदिर सूर्यवर्मा द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में, तो 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा आप लोग, करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है ना वो भगवान विष्णु को समर्पित है। एग्जाम में आएगा कि किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को। नेक्स्ट हमारा है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो भारत की खोज किसने की थी और कब की थी। तो वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ के थे, तो सर वो पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे, पुर्तगाल के। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जी कि 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में किसे अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। तो उत्तर याद रखिएगा, मलक्का को। अगला प्रश्न आता है कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। पेपर में क्वेश्चन आता है कि वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश कब बना, 1931 में। अगला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांस के लोग रहते थे, है ना, उसे फ्रांसीसी कहते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे। तो याद रखिएगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते थे। क्या कहते थे, कोलोन। अगला आता है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, यानी हिस्ट्री यानी वियतनाम का जो इतिहास है ना, वियतनाम के पतन का जो इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन हैं। तो फॉन बोई चाऊ इसके लेखक हैं। कौन है, फॉन बोई चाऊ। नेक्स्ट है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हो ची मिन का प्यारे बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है, पथ प्रदर्शक। कई बार एग्जाम में आया, ऑप्शन बी में रहता है। अगला है 1914 में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्र दल का गठन किया था। तो वियतनामी राष्ट्र दल का गठन कब हुआ था, 1914 में। अगला है हमारा कि हो ची मिन का दूसरा नाम न्यूगन आई कवोक था। बड़ा अच्छा घन है ना जी नाम। क्या नाम है, न्यूगन आई कवोक, है ना। किसका नाम था, हो ची मिन का दूसरा नाम। नेक्स्ट हमारा 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था। अनामी दल का नेता जॉन ग्वेन आई था। ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अनामी दल का नेता कौन था, तो जॉन ग्वेन आई था। ऑप्शन नंबर बी में रहता है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है कि 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार गया था। 1940 में जब युद्ध हुआ था दोनों में, तो फ्रांस देश जो था ना वो जर्मनी से हार गया था। हो ची मिन ने के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा सर,
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी या किसके नेतृत्व में हुई थी, ठीक है ना। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई, तो हो ची मिन के। और दूसरा है हमारा पोट्सडर्म। पोट्सडर्म की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। एग्जाम में आएगा कि जापान ने किस घोषणा के तहत आत्मसमर्पण कर दिया, तो पोट्सडर्म था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाओ दाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया था। हनोई समझौता के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा प्यारे बच्चों मॉडल सेट में कि 6 मार्च 1946 ईस्वी हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। यहाँ पर मई छूट गया है, जो लोग इसे लेंगे उसको है ना मई। तो बताइए जल्दी से कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो 6 मार्च 1946 ईस्वी को हनोई समझौता हुआ, किसके बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच। 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम को गणराज्य को मान्यता दे दी, वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी। तो रूस और चीन ने वियतनाम गणराज्य को कब मान्यता दी, तो याद रखिएगा कब दी थी, 1950 ईस्वी में। देखिए आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसे आप डाउनलोड करके फ़ोन में रख लीजिए और 2 से 3 घंटा दीजिए, आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगला देखिए, अगला क्या है कि 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। एग्जाम में आता है जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो वर्ष 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता हुवेन फूसो थे। एग्जाम में आता है कि हुआ जो आंदोलन था उसके नेता कौन थे, तो हुवेन फूसो उसके नेता थे। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, है ना। तो एग्जाम में आता है कि लाओस में चुनाव कब हुए थे, ये क्वेश्चन हमने देखा है, तो 1955 दिया रहता है, ठीक है। अगला है मई 1961 ईस्वी में संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। ऑप्शन सी में दिया रहता है, कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट है निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। निक्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया था। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखिएगा, है ना, कि अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कब किया था, तो 1964 में। उसमें डेट नहीं रहता है, सिर्फ ऑप्शन दिया रहता है ईस्वी वाला। हो ची मिन मार्ग लाओस कंबोडिया के सीमा से गुजरता हुआ कहाँ तक जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हो ची मिन मार्ग जो है वो लाओस वियतनाम कंबोडिया के क्षेत्र से गुजरता हुआ कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा दक्षिण वियतनाम जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि 1968 में पेरिस में शांति वार्ता हुई थी। तो शांति वार्ता कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो 1968 में, और कहाँ हुई थी मेरे भाई, तो पेरिस में हुई थी, ठीक है। चलो अगला है कि निक्सन ने कितनी सूत्री योजना रखी थी, तो निक्सन ने 8 सूत्री योजना और गांधी जी ने 11 सूत्री मार्ग रखी थी, किस ना मांग रखी थी, किसके सामने, तो आगे हम पढ़ेंगे उसका नाम, ठीक है। आगे हमारा क्या है कि 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया था। तो आपने देखा प्यारे साथियों कि इस अध्याय से कितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे। हमने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं छूटेगा, ठीक है। आप बस इसको बढ़िया से आत्मसात कर लीजिए, यानी याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसमें बनाए थे जी टोटल हम 4 सब्जेक्टिव हर चैप्टर में देते हैं, इसमें भी 4 सब्जेक्टिव दिए हैं। पहला सब्जेक्टिव नंबर 1 सब्जेक्टिव है हमारा कि जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। तो जेनेवा समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न आता है कि हाँ ना हो ची मिन के विषय में संक्षेप में लिखें। तो प्यारे साथियों हो ची मिन
वियतनाम का एक छात्र था। ये है ना, किसी का नाम है, बढ़ के लगता है ये किसी का नाम हो सकता है सर। हाँ बच्चों, नाम है। तो हो ची मिन वियतनाम का एक छात्र था जिसने पेरिस में समाजवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को चले गए और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कर दिया। तो ये है हो ची मिन के बारे में। एक होता है हो ची मिन मार्ग क्या है, तो हो ची मिन तो उसी के नाम पर एक मार्ग रखा गया है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। देखिए हो ची मिन मार्ग क्या है बताइए। तो देखिए क्या लिखना है हमें कि हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई हैं। अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु इसे पुनः ठीक कर लिया जाता था। तो यहाँ पर ये लिखना था कि क्षतिग्रस्त कर चुका है और इसे ठीक किया जाता है। तो ये है हो ची मिन। एक मतलब एक रास्ता है जो हनोई से चलकर ध्यान दीजिए, हो ची मिन मार्ग है यानी रास्ता है, ठीक है। तो हो ची मिन का जो अब हमने देखा कि ये हो ची मिन मार्ग जो है हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है। बस नॉर्मल सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और बहुत हल्का है ना। जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी, है ना। अमेरिका ने इसे कई बार क्षतिग्रस्त कर चुका है, पुनः इसे ठीक कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बहुत है कि हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिक, धार्मिक, क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फूसो थे। ये क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह भी शामिल था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में छपने वाला है, छाप दीजिएगा। तो तीसरा चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं चौथे चैप्टर की ओर। तो चौथा नंबर चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और मैंने शुरू में ही बोला था ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ से मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है। तो आप सब लोग पहले वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक और कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चीज यहाँ क्या है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय है। 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट यानी हथियार रखना गुनाह लागू हुआ था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 1879 में। 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था। तो कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 1899 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया। पूछा जाएगा एग्जाम में कि इंडियन प्रेस एक्ट कब लाया गया, तो 1910 ईस्वी में। और देखिएगा 3 बाल पाल लाल का अर्थ क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल पाल लाल का अर्थ क्या होता है, तो बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल, एवं लाल से होता है लाला लाजपत राय। तो बाल पाल लाल का अर्थ यही होता है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में। नेक्स्ट है हमारा 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने
एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल लीग की, है ना, होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। की नहीं होगा बच्चों, होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। एग्जाम में पूछा जाता है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो उत्तर होता है एनी बेसेंट और तिलक ने। किससे प्रेरित होकर, तो आयरलैंड से प्रेरित होकर। नेक्स्ट है कि लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट हमारा रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लाया गया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव बनता है हमारा कि रॉलेट एक्ट कब लाया गया, 1919 में, जिसे क्या कहा जाता है, काला कानून। नेक्स्ट है हमारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू था। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग जो है ये कहाँ पर पड़ता है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय वहाँ पर कौन सा लॉ लागू था, कौन सा कानून, तो मार्शल लॉ। अगला आता है 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। पूछा जाएगा लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। एग्जाम में देखो हमारे जो बुक हैं, बुक में ऐसा ही लिखा गया है कि 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। नहीं लिखा है कि 1916 ईस्वी में उन्होंने आश्रम की स्थापना की, ठीक है। तो 1915 ईस्वी में लौटने के बाद उन्होंने आश्रम की स्थापना की, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। अगर आपसे पूछा जाएगा उन्होंने कब की स्थापना, तो देखो प्यारा साथियों 1915 ही मेरे ख्याल से आपको मारना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में यही लिखा है। नेक्स्ट है 1919 से 1947 का समय कौन सा युग कहलाता है, ये गांधी जी का वर्चस्व था इस युग में, इसलिए हम इसे गांधी युग कहते हैं। अगला आता है हमारा रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया था। तो पूछा जाएगा रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में लाया गया था, तो सिडनी रॉलेट कब लाया गया था, 1919 में। नेक्स्ट है हमारा कि जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू की रिहाई कराने के लिए लगी थी। तो 1919 में जो भीड़ लगी थी वो किसकी रिहाई के लिए, तो डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू के लिए। अगला हमारा आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर जिले के मजिस्ट्रेट कौन थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर जिले के मजिस्ट्रेट ओ डायर थे, जनरल ओ डायर। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, एग्जाम में आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी, तो नाइट की उपाधि, या फिर पूछेगा नाइट की उपाधि किसने वापस कर दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, और केसर ए हिंद की गांधी जी ने, याद रखिएगा। अगला हमारा आता है कि खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक के समर्थन में 1920 ईस्वी में हुई थी, है ना। अगला आता है कि नवंबर 1920 में महात्मा गांधी भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे, क्योंकि आपको पता है ना खिलाफत आंदोलन मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर किया गया था, तो यहाँ पर भारत के खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। 14 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन मनाया गया। खिलाफत आंदोलन के रूप में इस दिन को मनाया गया, किसको, 14 अक्टूबर 1919 को। आगे आता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, यानी उन्होंने जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है सितंबर 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। यानी कि इसके बारे में जो विचार हुआ था कि अंग्रेजों का असहयोग करना है, ये 1920 में हुआ था, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में। अगला आता है 1920 से शुरू हुआ और 1922 तक चला असहयोग आंदोलन, सबको पता है। 1920-22 असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था।
गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। कब से कब तक चला? 1920 से 22 के बीच में। अगला है हमारा, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंग्लैंड में नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग बना था। तो साइमन कमीशन कब बना? 1927 में। कहाँ बना? इंग्लैंड में। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जिसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज ही थे, भारतीय कोई नहीं थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1927 को इंग्लैंड से भारत के मुंबई में पहुंचा। गलत बात है बच्चों, 3 फरवरी 1928 को आया था। मिस्टेक है यहाँ पर, सॉरी, बिगेस्ट मिस्टेक। 1928 को आया था ना साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से भारत में पहुंचा, जहां इसका स्वागत काले झंडे से किया गया। तो साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे से किया गया था। ठीक है, कहां पर? मुंबई में। अगला चीज है हमारा कि सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा था, या मास्टर दा किसका नाम था? सूर्य सेन का। अगला कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। भारतीय लोगों ने सोच लिया था कि हमारा देश जो है 1930 को आज़ाद हो जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों नहीं हो पाया। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषणा की गई थी, इसलिए इसी तिथि को हमारा संविधान लागू किया गया 26 तारीख को, क्योंकि हम लोगों ने इस दिन अपने देश को आज़ाद होने का सपना देखा था। हमारा संविधान तो बहुत पहले ही बन गया था, नवंबर में ही बन गया था। नहीं, नवंबर भी नहीं, 6 महीना पहले बन गया था, लगभग जुलाई में ही बन गया था, लेकिन इसको 6 महीना लेट करके लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, इसीलिए क्योंकि इस दिन हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। नेक्स्ट है हमारा, इरविन समझौता में गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इरविन समझौता किसके बीच हुआ था? तो इरविन समझौता जो है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। और प्यारे बच्चों, इसके बीच में गांधी जी ने कितनी मांगे रखी? तो 11 सूत्री मांगे। नेक्स्ट है हमारा कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम में गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? 12 मार्च 1930 को प्यारे बच्चों, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। 24 दिन में 250 किलोमीटर चलने के बाद गांधी जी ने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर, कब पहुंचे थे दांडी? 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे, तो 5 अप्रैल को, और नमक कब बनाया था समुद्र के किनारे? 6 अप्रैल को। अगला प्रश्न है हमारा, अगला हमारा आता है कि खान बहादुर गफ्फार खां को बादशाह खां या सीमांत गांधी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है या बादशाह खां किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट है हमारा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। गांधी और इरविन के बीच, है ना, गांधी और इरविनमा कहते हैं हम लोग, है ना, लेकिन प्यारे बच्चों गांधी और इरविन के बीच 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो दिल्ली समझौता गांधी और इरविनमा के बीच, यानी इरविन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। इसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं, जिसमें गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी। अगला क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो प्यारे बच्चों गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे आता है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था।
अगर पूछा जाए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है ना, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन ये पूछा जाए गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया, तो याद रखना है चंपारण में, चंपारण में। अगला आता है हमारा, चंपारण में तिनकठिया पद्धति थी जो नील की खेती से संबंधित थी। तो तिनकठिया पद्धति कहाँ पर थी, चंपारण में। किससे संबंधित थी, नील की खेती से। तिनकठिया पद्धति, और याद रखना ऑब्जेक्टिव में आता है किससे संबंधित है, तो किसानों से। नेक्स्ट है हमारा 1916 में कांग्रेस के सॉरी 1916 में कांग्रेस के लखनऊ होगा मेरे प्यारे बच्चों, लखनऊ कलकत्ता दोनों लिखा गया है। लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में गांधी जी से आग्रह किया गया, तो लखनऊ अधिवेशन में। कब, 1916 में। किसने किया, तो राजकुमार शुक्ल ने। कहाँ के किसान थे, चंपारण के। अगला आता है, गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया था। तो गांधी जी के दबाव में सरकार ने कौन सा कमेटी का गठन किया, तो एग्रेरियन कमेटी। नेक्स्ट है, इसी कमेटी की सिफारिश पर तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया। यह पूछा जाए किस कमेटी की सिफारिश पर तिनकठिया पद्धति समाप्त हुई, तो एग्रेरियन कमेटी, एग्रेरियन कमेटी। नेक्स्ट है हमारा कि गुजरात के खेरा जिले में 22 जून 1918 को गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह कब किया था, 22 जून 1918 को। खेरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। 1917 में ही हिंदू जमींदार और मुस्लिम किसान के बीच अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1917 में। किसके नेतृत्व में, अली मुसलियार के नेतृत्व में। फरवरी 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ। तो बारदोली सत्याग्रह है ना, बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट, इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार की उपाधि है ना किस आंदोलन के दौरान मिली थी, तो बारदोली आंदोलन के दौरान। किसे, वल्लभ भाई पटेल को। किसने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट हमारा 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की, है ना। AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में किस पार्टी के द्वारा की गई थी, अगर पूछा जाए किस पार्टी के द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा, रंपा विद्रोह एक जनजातीय आंदोलन था। रंपा विद्रोह एक जनजातीय आंदोलन था जो 1916 में हुआ था। तो बताइए प्यारे साथियों कि रंपा विद्रोह कैसा आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ा गया। छापामार युद्ध किसके नेतृत्व में छेड़ा गया, तो श्री राजू के नेतृत्व में। 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में खोंड विद्रोह हुआ था। तो बोलिए खोंड विद्रोह कब हुआ था, तो 1914 में। किसके नेतृत्व में, जतरा भगत। छापामार किसके नेतृत्व में, श्री राजू के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 1917 ईस्वी में मयूरभंज के संथालों ने एवं मणिपुर में थोडोई
कुकियों ने, अरे यही नाम है ना, थोडोई कुकियों ने विद्रोह कर दिया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। क्या लिखा है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। आनंद मोहन घोष ने 1883 ईस्वी में कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया था। अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया था। नेक्स्ट है हमारा, रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी, नाम क्या था, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, पूरा नाम था एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, या कह सकते हैं A.O. ह्यूम ने गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में सोमवार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1985 को। किसने की थी? तो ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम ने। कहाँ पर की थी? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। किस दिन की थी? सोमवार को। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, जिसमें कुल 72 सदस्य थे, 72 सदस्य थे। 1920 में M.N. राय ने 1920 में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी बताइए? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की थी। कब की थी? 1920 में। नेक्स्ट आता है हमारा कि N.M. जोशी, हाँ ये है हमारा कि 1929 ईस्वी में N.M. जोशी ने AITUF का गठन किया था। तो AITUC नहीं, AITUC तो ऊपर में है, यहाँ पर है AITUF। AITUF का गठन किसने किया था? तो N.M. जोशी ने किया था, याद रखिएगा। अगला आता है कि लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी। भारत की पहली किसान मजदूर पार्टी कौन सी थी? तो याद रखिएगा लेबर स्वराज पार्टी। नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी कब बनी? तो 1928 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सबसे पहली बार हिंदू मुस्लिम में एकता 1857 के विद्रोह में देखने को मिला था। प्रश्न आता है सबसे पहली बार हिंदू मुस्लिम में एकता कब देखने को मिला था? तो आंसर होता है 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है हमारा कि 1887 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था। तो एग्जाम में आता है कि किसने कांग्रेस को हिंदू की पार्टी कहकर संबोधित किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन ने। कब? लॉर्ड डफरिन ने कब हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था? 1887 में। नेक्स्ट है हमारा विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफी बल दिया था। तो किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम एकता पर बल दिया था? तो विलियम हंटर ने।
सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में ही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की थी। आगा खां के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। ढाका में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। तो मुस्लिम लीग का नाम कहाँ पर बदला गया? ढाका में। बदलकर क्या रखा गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। एग्जाम में आता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? 1916 में। अगला हमारा क्या आता है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में। हाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना की। राष्ट्रीय, हाँ अगला यहाँ से अगला क्वेश्चन होता है यहाँ से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसको हम आरएसएस बोलते हैं की अवधारणा क्या थी? हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र थी। ये जो आरएसएस थी इसका यही धारणा था कि भारत हिंदुओं का देश है, इसमें हिंदुत्व होना चाहिए और ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो मोदी जी इसी से थे, आरएसएस से। चलिए अगला हमारा क्या है कि 1875 ईस्वी में मुंबई में, कहाँ पर बताइए? मुंबई में। 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये तो हम लोग संस्कृत में भी पढ़े हैं। अगला आता है हमारा कि 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की। तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने की बताइए? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब की? 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है कि श्री के बी हेडगवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। तो आरएसएस की स्थापना किसने की? के बी हेडगवार ने। कब की? 1925 में। कहाँ की? नागपुर में। हो गया। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं इस अध्याय के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो हमने इसमें 1 2 4 रखा होगा कम से कम, दंड यात्रा 3, और उसके बाद हमने रखा है जी 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हमने लिए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चैप्टर था तो 9 क्वेश्चन सब्जेक्टिव लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है कि वर्ष 1920 ईस्वी में तुर्की के सुल्तान के खलीफा पद को, वर्ष 1920 ईस्वी में तुर्की के सुल्तान के खलीफा पद को या सिंहासन, खलीफा पद मतलब उसके सिंहासन समझ लीजिए, सिंहासन को अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया, अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया, जिससे भारतीय मुसलमानों को भी बहुत बुरा लगा, जिससे भारतीय मुसलमानों को भी क्या लगा? बहुत बुरा लगा। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान के समर्थन में खिलाफत आंदोलन किया। तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ उसका कारण देख लिए कि तुर्की के जो सुल्तान थे, मतलब समझिए एक प्रकार का राजा था, उसके पद को अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया, उसे हटा दिया गया, इसलिए सब लोग मिलकर के खिलाफत आंदोलन कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? लो भाई साहब क्या पूछा? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में वर्ष 1919 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें
किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट किए गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तार व्यक्ति को न कोई वकील करने का या न कोई दलील पेश करने का अधिकार था। इसलिए इस कानून को बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। कुछ विद्वान ने इसे काला कानून कहकर भी संबोधित किया। तो देख लिया आप लोग रोलेट एक्ट का नियम क्या था। रोलेट एक्ट सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में वर्ष 1919 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना वारंट का, मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट का भी सरकार शक के दायरे पर केवल पकड़ सकती थी, और वह व्यक्ति जिसको पकड़ा जाता ना अपना वकील कर सकता था, ना कोई दलील पेश कर सकता, यानी कि बिना वकील बिना दलील का ये कानून था। ठीक है ना, इसलिए लोग इसे काला कानून भी कहकर संबोधित करते हैं। नेक्स्ट आता है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में दांडी से शुरू हुआ है ना, दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। ये तो मिस्टेक है ना, दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में दांडी से शुरू किया गया था, ये होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को बंद करना था। यह आंदोलन पूरी तरह सफल रहा। ठीक है ना, और नमक कानून जो था, मतलब रेट जो सरकार बढ़ा रही थी वो रेट रुक भी गया। नमक बनाकर नमक कानून को बंद करना था। यह आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। गांधी इरविन अथवा दिल्ली समझौता क्या है। तो प्यारे साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा। इसी समझौते को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को इंग्लैंड और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। है ना, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अगला आता है हमारा चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में उत्तर दें। तो प्यारे साथियों, सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण के किसानों को 3 कठिया पद्धति से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला आता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। AITUC की स्थापना कब हुई, है ना, क्यों हुई थी। तो क्या लिखा है कि मजदूरों को संरक्षण एवं उचित मजदूरी दिलाने हेतु 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला प्रश्न हमारा आता है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे था। जन मतलब होता है लोग, और ये लोगों का आंदोलन था, सिर्फ गांधी जी का नहीं था, बहुत सारे लोगों ने इसमें, है ना, बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए थे। तो क्या लिखा, वर्ष 1920 ईस्वी में अंग्रेजों के दमनकारी नीति के पश्चात दमनकारी नीति से परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ की यानी शुरुआत की। इस आंदोलन में उसने पहली बार लोगों को एकजुट होने को कहा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहली बार लोगों को एकजुट होने को कहा। पहली बार लोगों को एकजुट होने को कहा। इस दौरान में लाखों लोगों ने भाग लिया। ऐसा देश में पहली बार हुआ था, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा गया। यानी लोगों के साथ मिलकर आंदोलन गांधी जी ने पहली बार किया था भारत में ही, असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। बढ़िया से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा है, बिहार
के किसान आंदोलन की शुरुआत 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण में हुआ था, जहां चंपारण के किसानों को मजबूर वन खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करने से भूमि की उपज कम हो जाती थी और नील का मूल्य अंग्रेजों के द्वारा बहुत कम लगाया जाता था और उसके बाद ऊपर से काफ़ी लगान मिल भी जाता था। कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, है ना। क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। तो ये था हमारा बिहार में किसान आंदोलन का परिचय, क्या क्या हुआ था। लास्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का कि स्वराज पार्टी की स्थापना और उद्देश्य को बताइए। तो हमारा उत्तर क्या है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सरकारी परंपराओं का अंत करना था। सरकारों द्वारा चलाए गए सरकारी परंपराओं का अंत करना था। यह था स्वराज पार्टी का उद्देश्य। ये स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था, इसका उद्देश्य भारत में अनेक अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सरकारी परंपराओं का अंत करता था। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। आगे अब देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 को। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि अर्थव्यवस्था और आजीविका, चैप्टर नंबर 5 शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 को, क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम स्टार्ट करके देखेंगे, फिर नीचे सब्जेक्टिव है। तो पहला आता है जी, सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान था। एग्जाम में पूछा जाएगा सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन कैसा देश था, तो लिखेंगे कृषि प्रधान था। अगला आता है 1770 में जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की मशीन स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। कब किया? 1770 में। नेक्स्ट है 1773 में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। अगला प्रश्न आता है कि सन 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किया। तो पहले बच्चों देखो, ये जो आविष्कार यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ जो आपका आविष्कार स्टार्ट हुआ, 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो 1773 के लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। आप लोग को याद होगा कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। नेक्स्ट आता है हमारा 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किया। तो स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया। नेक्स्ट आता है हमारा 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइडर ने वाष्प से चलने वाले पावर लूम को बनाया। तो पावर लूम को किसने बनाया था? तो बनाया था एडमंड कार्टराइडर ने। कब बनाया था? राइट ने 1785 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1769 में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। वाष्प इंजन या भाप इंजन किया था। अगला आता है हमारा 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। ये तो पक्का आएगा पहली या दूसरी पाली में। 1815 ईस्वी में ही हेनरी बेसेमर ने शक्तिशाली भट्टी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आता है 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर्ड एक्ट पारित किया गया था। चार्टर्ड एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त हो गया था। एग्जाम में आपका आएगा कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त हो गया, तो आपको याद रखना है चार्टर्ड एक्ट। चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त हो गया। नेक्स्ट है हमारा 1851 ईस्वी में मुंबई में पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी। 1854 ईस्वी में सूती कपड़ा तैयार करने वाली आधुनिक कारखाने का निर्माण हुआ। तो अगर पूछे सिर्फ सूती मिल तो 1851, आधुनिक सूती मिल कारखाना तो 1854। दोनों में अंतर है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा अच्छे से। यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है। सूती मिल 1851, आधुनिक कारखाना वाला सूती 1854। नेक्स्ट है हमारा कि कांवरजी नानाजी दाभर ने की थी। ये तो ठीक है।
अगला आता है कि स्वेज नहर की स्थापना 1869 में मुंबई में हुई थी। स्वेज नहर 1895 ईस्वी में से 1895 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच सूती मिलों की संख्या 144 हो गई थी। 1917 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। तो पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। सन 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। एग्जाम में आता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1907 में जमशेदजी टाटा ने। नेक्स्ट है हमारा टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। 1955 ईस्वी में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाना रूस की सहायता से खोला गया। तो बताइए, रूस की सहायता से अगर आपसे पूछा जाए कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने किसकी सहायता से खोले गए? तो रूस की सहायता से। कब खोले गए? तो 1955 ईस्वी में। अब देखिए, भारत में वर्तमान में कुल 7 स्टील प्लांट है। और कौन सा स्टील प्लांट कहाँ पर है आप देख सकते हैं। हीरापुर राजस्थान, जमशेदपुर झारखंड, भद्रावती कर्नाटक, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। 1 नंबर यहाँ से आपके पक्के एग्जाम में बनते हैं। ज़्यादा तो आता है जमशेदपुर कहाँ पर है, राउरकेला कहाँ पर है और दुर्गापुर कहाँ पर है। ये तो तीनों आपको बहुत अच्छे आसानी से याद रखना है। तो मैंने इसको राइट कर दिया है। देखो यहाँ पर मैंने रेट कर दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को, ये वाला और ये वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1814 ईस्वी में कोयला उद्योग। भारत में अगर पूछे आपसे कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ? 1814 ईस्वी में। सन 1850 से 60 के पश्चात नील, चाय, कॉफ़ी, रबर और पटसन मिलों की स्थापना हो गई। 1916 ईस्वी में सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया था। तो पेपर में आएगा कि औद्योगिक आयोग नियुक्त कब हुआ था? तो 1916 में। 1924 ईस्वी में टीन, कागज़ उद्योग, केमिकल उद्योग और चीनी उद्योग की स्थापना हुई। 1930 के दशक में सीमेंट और सीसा उद्योग की स्थापना। एक बार प्रश्न आया है एग्जाम में कि सीमेंट और सीसा उद्योग की स्थापना कब हुई? तो 1930 में हुई थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार हो गया। तो किस युद्ध के बाद अमेरिका भारत का मुख्य रूप से साझेदार हो गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं और कुछ मैं अब बैंक लेता हूँ और उसकी स्थापना। बैंक और उसकी स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक 1935, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, पंजाब नेशनल बैंक 1895, बैंक ऑफ इंडिया 1906, इंडियन बैंक 1907, सेंट्रल बैंक 1911। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो एग्ज़ाम में आए हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहले को भारतीय रिजर्व बैंक आया है, पंजाब नेशनल बैंक आया है और इंडियन बैंक एग्जाम में पूछा गया है। तो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक हमारा जो है कि 1850 से 1910 के बीच में भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई कारखानों का विकास हुआ। औद्योगिकरण ने एक नए तरह के मजदूर वर्ग को जन्म दिया। तो एग्जाम में आता है कि एक नए तरह के मजदूर वर्ग को जन्म किसने दिया? तो औद्योगिकरण ने। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। औद्योगिकरण ने किस पद्धति की शुरुआत की? स्लम पद्धति की। चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड की राजधानी लंदन से हुई। इंग्लैंड के स्त्री पुरुष जो वयस्क थे को मताधिकार देने का अधिकार 1918 ईस्वी में मिला। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। अगला आता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय ने की थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ 1926 में पारित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ 1926 में।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और न्यूनतम मजदूरी कानून 1948। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, ऑप्शन बी में मिलेगा आपको। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूर बोर्ड की स्थापना हुई। एग्जाम आएगा कि मजदूर बोर्ड की स्थापना कब हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति के द्वारा लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया या प्रोत्साहित किया गया। 1950 ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझा जाने वाला ब्रिटेन अपने प्रथम स्थान से वंचित हो गया। तो ब्रिटेन अपने प्रथम स्थान से कब वंचित हो गया? तो 1950 ईस्वी के बाद। अरे भाई साहब, तो हमने इस चैप्टर में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किए हैं जो कि सब्जेक्टिव हैं। आपको पता है कि पूरे बुक से मैं आपको लगभग 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन मतलब आपको बनाने हैं, 8 में से 4, लेकिन आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आ जाएंगे। तो लिखा है कि बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योगों में पूंजी लगाने से हुई। बाद में यही वर्ग अंग्रेजों की औपनिवेशिक एवं शोषणकारी नीतियों के खिलाफ हो गए। बाद में यही वर्ग जो है अंग्रेजों की औपनिवेशिक एवं शोषणकारी नीतियों के खिलाफ हो गए थे बुजुर्गा वर्ग। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारा आता है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन है। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, औद्योगिकरण के बाद शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए, जिसमें काम करने वाले मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्रों से लाया गया। ध्यान से देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से लाया गया। इन मजदूरों को रहने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया गया, जिसके कारण यह मजदूर फैक्ट्री के आसपास रहने लगे, जहां उनके लिए न अच्छा पानी, न अच्छी बिजली और न ही सफाई इत्यादि थी। इस प्रकार से स्लम पद्धति या स्लम बस्ती की शुरुआत होगी। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि गरीब मतलब जो मजदूर कार्य कर रहे थे फैक्ट्री में, उसको रहने के लिए जो झुग्गी झोपड़ी बनाए गए, उसी को स्लम पद्धति या स्लम बस्ती कहा गया, जहाँ ना तो अच्छा पानी था, ना तो अच्छी बिजली थी, ना तो कोई सफाई था, एकदम गंदा कुचला रहता था। तो ये हो गया हमारा स्लम पद्धति। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे होगी? आपने देखा कि मजदूर गांव से काम करने के लिए आए, उनके लिए रहने का जगह नहीं था, तो वहीं पर रहने लगे बगल में रोड के किनारे। तो फिर स्लम पद्धति की शुरुआत हो गई। अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हमारा न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? तो ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी मुहैया करवाना था जिससे कि मजदूरों का पेट चलकर कुछ पैसा बच भी सके। तो ये था न्यूनतम मजदूरी कानून पारित कब हुआ, और इसका उद्देश्य यही था कि कम से कम इतना मजदूरी मिले मजदूरों को कि वो खा करके कुछ बचा भी सके मजदूर। ठीक है ना, कुछ बचा भी सके, ये उद्देश्य था। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएंगे आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। चैप्टर नंबर 6 शुरू होता है। चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा छोटा होगा, शहरीकरण और शहरी जीवन। देख लेते हैं कितना बड़ा है। छोटा तो नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें कम मैंने ऐड किए हैं। तो शहरीकरण और शहरी जीवन तो देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, शहरों में गांवों की तुलना में अधिक आबादी होती है, ये बात सबको पता है। गांव में खेती और पशुपालन आजीविका का मुख्य आधार है। तो गांव में आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो प्यारे बच्चों, 2 चीज़ें हैं, पहली है हमारी खेती और दूसरा है पशुपालन। नेक्स्ट है नगरीय तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं। जितने भी आधुनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पहले नगर में मिलेंगे। अगला है हमारा कि ग्रामीण अंचल में एक छोटा नगर कस्बा कहलाता है। तो ग्रामीण नगर अंचल में छोटा नगर क्या कहलाता है? कस्बा। और एक छोटे स्थानीय बाजार को हम लोग गंज कहते हैं। पेपर में आएगा, एक छोटे स्थानीय बाजार को क्या कहते हैं? गंज कहते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। बच्चे को पता है, आप लोगों को पता होगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। 1810 से लेकर 1880 तक में इंग्लैंड की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। किसी देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी होती है महानगर कहलाता है।
तो एग्जाम में पूछा जाएगा महानगर किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि किसी देश का विशाल और घनी महानगर कहलाता है। ठीक है, तो अगला हमारा क्या आता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो बच्चों जनसंख्या का घनत्व महानगर में अधिक होता है। ठीक है ना। अगला हमारा 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी, एग्जाम में आता है। 1902 ईस्वी में लंदन में फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया था। गार्डन सिटी यानी बगीचों का शहर की अवधारणा अलेक्जेंडर हार्वर्ड ने किया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, अलेक्जेंडर हार्वर्ड ने विकसित की थी। पहली भूमिगत रेलवे 1880 में चली थी। महिलाओं ने मताधिकार के लिए 1870 में आंदोलन किया था। पेपर में आएगा महिलाओं ने मताधिकार के लिए कब आंदोलन किया था, 1870 में। मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर निकला। एग्जाम में आएगा कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो आंसर लिखना है मध्यम वर्ग। शहरों में बेरोजगारी और स्वच्छता इत्यादि को जन्म दिया। मुंबई में पहला कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में खुला था। 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ मुंबई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1898 में। पटना नगर की स्थापना 6वीं शताब्दी है ना पूर्व में मगध के शासक अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों पटना शहर की स्थापना किसके द्वारा हुई, अजात शत्रु के द्वारा। पटना कालांतर में मगध साम्राज्य की राजधानी थी। पटना नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध शेरशाह सूरी ने किया था। सुप्रसिद्ध किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। अशोक के समय पटना एक व्यापारिक केंद्र था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में पटना की आबादी 3 लाख से अधिक थी। 17वीं और 18वीं में पटना की आबादी कितनी थी, तो 3 लाख से अधिक थी। आगे बढ़ते हैं। 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण सबको पता है। 1911 ईस्वी में बिहार का एक पृथक राज्य बना था बिहार। 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा और बंगाल से अलग हो गया। कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। एग्जाम में आएगा कोलकाता के बाद कौन सा नगर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है, तो पटना। पटना भारत का 14 सर्वाधिक आबादी वाला नगर में से है ना, 14वां होगा प्यारे बच्चों, 14वां होगा, मतलब कि 14 नंबर पर आता है पटना का नंबर। सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति की शहरी व्यवस्था की गई। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। एग्जाम में आएगा कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का कैसा क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन सी में रहेगा प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। एग्जाम में आएगा अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो संपत्ति का जमाव किससे संभव हुआ, अस्थायी कृषि से। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण को प्रभावित किया। पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्गों का शोषण हुआ। एग्जाम में आएगा पूंजीपति वर्ग ने किसका शोषण किया, तो मेरे प्यारे साथियों सभी वर्गों का उन्होंने शोषण कर दिया। अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 ही बनते हैं। पहला, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है, तो शहर देखिए आर्थिक क्रियाओं जैसे रोजगार, सामान्य सुविधा, अच्छी अस्पताल आदि का केंद्र है। तो देखिए शहर में अगर आप लोग देखेंगे तो रोजगार मिल जाता है जल्दी, सामान्य सुविधाएं जैसे रेलगाड़ी की सुविधाएं, बस की सुविधाएं, ये सब आपको मिल जाती है। अच्छी अस्पताल आपको मिल जाते हैं, ये थोड़ा सा शहर में अच्छा होता है। बाकी वातावरण खराब मिलता है ना, भीड़ ज़्यादा होती है। अब यहाँ लिखा गया शहरों ने किन किन नई समस्याओं को जन्म दिया। ये पक्का एग्जाम में आएगा बच्चों प्रथम या द्वितीय पाली में, कि शहरों ने किन किन नई समस्याओं को जन्म दिया। तो देखो शहरों ने निम्नलिखित नई समस्याओं को जन्म दिया। घनी आबादी के कारण बेरोजगारी ज़्यादा है, यातायात की समस्या है, गंदगी की समस्या है, ध्वनि की समस्या है, महंगाई की समस्या, ये सब शहरों ने ही तो जन्म दिया है। तो चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट होगा। आई होप आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बस आप इसको 2-3 बार बढ़िया से देख लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं एग्जाम तक में 4000 लाइक, तो आपको लाइक करना है इस वीडियो को। और व्यूज़ का टारगेट रखते हैं कम से कम 30,000 लोग इस वीडियो को देखेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए अब चलते हैं 7वां नंबर चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। चैप्टर बढ़िया है, मॉडरेट है, अच्छा खासा चलेगा। चैप्टर में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है और सब्जेक्टिव भी है। उसके बाद लास्ट चैप्टर होगा। तो देखिए भूमंडलीकरण क्या लिखा है, व्यापार और भूमंडलीकरण। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से देखिए 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। पहला हमारा कि वाणिज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में, पहले ही बता दिया हमने। विश्व में सबसे पहला अलेक्जेंड्रिया विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। एग्जाम में आएगा विश्व में सबसे पहले कौन सा शहर विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया, तो अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना लाल सागर के मुहाने पर सिकंदर ने की थी। याद रखिएगा किसने की थी, सिकंदर ने। अगला आता है वाष्प इंजन या भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से एवं बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर को सामान्यतः कृषि कार्य में लगाया जाता था जिसकी आय बहुत कम होती है। एग्जाम में आएगा गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से
तो पूर्वी क्षेत्र से और बिहार के किस क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को क्या कहते हैं, अनुबंधित मजदूर। गिरमिटिया मजदूर को किस कार्य में लगाते हैं, कृषि कार्य में, जिसकी आय सामान्यतः कम होती है। अगला आता है प्यारे बच्चों कि विश्व बाजार का स्वरूप का आधार क्या था, तो कपड़ा उद्योग। 1820 से लेकर 1914 के बीच में विश्व बाजार में 25 से 40 गुना अधिक मुनाफा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला था, जिसमें जर्मनी सबसे ज्यादा तबाह हुआ। एग्जाम में आएगा बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा तबाह कौन हुआ था, जर्मनी। अगला हमारा आता है कि आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में लाई गई थी। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, शेयर बाजार कहलाता है। तो वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार का मूल्य निर्धारण है, उसे शेयर बाजार कहते हैं। कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े तो उसे बेच देना सट्टेबाजी कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी कंपनी का मतलब कि पैसा लगा करके उसका हिस्सा खरीद लेना फिर बाद में बेच देना सट्टेबाजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्डविक इसके लेखक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक मंदी के कारण 1933 से लेकर आर्थिक मंदी के कारण 1933 तक में 4000 से अधिक बैंक बंद हो गए थे एवं लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई थी। आर्थिक मंदी का प्रभाव सबसे अधिक जर्मनी और ब्रिटेन पर पड़ा था। आर्थिक मंदी में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। एग्जाम में आएगा कितनी परसेंट गिर गई थी, 50%। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का प्रभाव छिन्न हो गया था। एग्जाम में आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसका प्रभाव छिन्न हो गया, तो ब्रिटेन का प्रभाव कब छिन्न हो गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अगला आता है प्यारे बच्चों, अमेरिकी राजनीति में रूजवेल्ट ने 1932 ईस्वी में न्यू डील यानी नई व्यवस्था लागू की थी। बहुत बार एग्जाम में आया है कि न्यू डील लागू किसने की थी, रूजवेल्ट ने। कब, 1932 में। 1932 में लॉ जॉन सम्मेलन हुआ था। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्त नीति के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किसके लिए हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्त नीति के लिए। नेक्स्ट हमारा कि पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा पर टिका हो उसे पूंजीवादी कहते हैं। सोवियत रूस का अमेरिका के साथ होना युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। तो एग्जाम में आएगा सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध। फिर बच्चों अगला है हमारा कि भूमंडलीकरण शब्द का पहला प्रयोग 1990 में अमेरिका के जॉन विलियमसन ने किया था। भूमंडलीकरण की शुरुआत की पहला है ना, भूमंडलीकरण शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो 1990 ईस्वी में अमेरिका के जॉन विलियमसन ने किया था। अगला आता है हमारा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक या 1991 में हुई थी। WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में जेनेवा में हुई थी। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के व्यापार का रेशम मार्ग से हो रहा था। विश्व बाजार का विस्तार 18वीं शताब्दी से माना जाता है। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों की आर्थिक संकट के कारण यूरोप में नई शासन प्रणाली फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। एग्जाम में आएगा कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो याद है ना, आपको याद रखना है फांसीवादी और नाजीवादी। अगला है प्यारे बच्चों की द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। एग्जाम में आता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक प्रभावों को समाप्त करने के लिए कौन सी मतलब संघ की स्थापना हुई, तो यूरोपीय संघ। विश्व बाजार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1946 में हुई। नई आर्थिक नीति ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। तो नई आर्थिक नीति ने किसकी प्रक्रिया को तीव्र किया, तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को। अगला हमारा आता है विश्व बाजार किसे कहते हैं। देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, विश्व बाजार वैसे बाजार को कहते हैं जहाँ विश्व की सभी देश की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा बाजार जहां पर विश्व के सभी देशों की वस्तुएं मिलती हो, हम उसे विश्व बाजार कहते हैं। अगला आता है औद्योगिक क्रांति क्या है, तो उद्योग अथवा व्यापार के क्षेत्र में हुए बड़े परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। बड़े परिवर्तन, देखिए कोई भी बड़ा परिवर्तन जो होता है ना, वो एक क्रांति कहलाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत वर्ष 1750 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। अगला आता है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान दीजिए। देखिए, जब कभी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र या एक भी क्षेत्र डगमगा जाते हैं तो उस देश में अर्थ का संकट हो जाता है। इस स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। वर्ष 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट आई थी। 2 अंकीय प्रश्न है, तो इसके उत्तर आपको इतना ही लिखना है। ध्यान दीजिए, जल की कमी हो गई तो जल संकट, आर्थिक की कमी होगी तो आर्थिक संकट। नेक्स्ट हमारा भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। वास्तव में भूमंडलीकरण निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की ही देन है। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख के याद कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है प्रथम या द्वितीय पाली में पक्के ये क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्यारे बच्चों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को स्थापना करना था। तो ये आपके है ना चैप्टर नंबर 7 प्यारे बच्चों पूरे कंप्लीट हो गए, और मैं उम्मीद करता हूं इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई भी आपका नहीं छूटेगा। अब अंतिम चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। तो अंतिम हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, नाम है इसका प्रेस और संस्कृति। ठीक है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन, जो कि अंतिम में आपको बताएंगे, और अंत में आपको हम ये भी बताएंगे इसका पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है ना, हम आपके सामने दो चीजें रखेंगे, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग आराम से ना देखिए। तो सबसे पहला है कि आविष्कार ही है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। देखिए, हम लोग तभी कुछ आविष्कार कर सकते हैं जब हमें कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है। अगला है कि टस पलाई लूम, जो एक चीनी नागरिक थे, उसने कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाया था। एग्जाम में आता है कि सबसे पहले कागज किसने बनाया था, तो उसका नाम था टस पलाई लूम। कहाँ के नागरिक थे, तो वो चीनी नागरिक थे, यानी चीन के नागरिक थे। अगला आता है कि कागज या मुद्रण कला की शुरुआत चीन में हुई थी, क्योंकि पहले कागज भी वहीं बना था और छापाने वाली जो मशीन थी वो भी हमारा चीन में हुआ था। अगला है हमारा मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय सीधा चीन को जाता है। अगला प्रश्न आता है कि 1041 ईस्वी में चीनी व्यक्ति पी सेंध ने मिट्टी से मुद्रा बनाया था। तो मिट्टी से मुद्रा किसने बनाया था, पी सेंध ने। अगला आता है 19वीं सदी तक संघाई प्रिंट संस्कृति का एक नया केंद्र बन गया था, है ना। तो आपके एग्जाम में आएगा कि 19वीं शताब्दी तक संस्कृति का एक नया केंद्र कौन बना था, प्रिंट संस्कृति का। तो आंसर लिखिएगा संघाई। अगला है कि चीनी भाषा में कुल 40,000 वर्ण अक्षर होते हैं। बताओ जी, हमारे वर्ण अक्षर होते हैं 52, अंग्रेजी में 26 और चाइना में होते हैं 40,000। अगला है मार्को पोलो के द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे। एग्जाम में आता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में कौन पहुंचाए, तो आंसर होता है मार्को पोलो। अगला है 1936 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। जर्मनी के मेंज नगर में कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। किस परिवार में, कृषक जमींदार परिवार में। कहाँ पर, तो मेंज नगर में। अगला आता है 1440 ईस्वी में गुटेनबर्ग को फर्स्ट नामक सुनार ने बाइबल पुस्तक छापने का ठेका दिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बाइबल पुस्तक छापने का ठेका किसने लिया था, तो गुटेनबर्ग ने। किसने दिया था, फर्स्ट नामक सुनार ने। कब दिया था, 1440 ईस्वी में। अगला आता है कि 22 लाइन एवं 36 लाइन वाली बाइबल पुस्तक को गुटेनबर्ग ने छापा था। 421 लाइन वाले बाइबल का मुद्रण गुटेनबर्ग के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान देना बच्चों कि 421 लाइन वाला जो बाइबल था ना, उसको छापा नहीं था गुटेनबर्ग, सिर्फ उसका स्टार्ट किया था, छापा था दूसरे ने। सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड लाए थे। एग्जाम में आता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो कैक्सटन को। किसको, कैक्सटन को। इंग्लैंड में प्रथम प्रेस वेस्ट नील स्तर नामक कस्बे में हुआ था। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। एग्जाम में आएगा मार्टिन लूथर कौन थे, तो धर्म सुधारक थे। 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर की रचना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 95 स्थापना किसकी रचना है, मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। 18वीं सदी के अंत में धातु के प्रेस मिलने लगे थे। एग्जाम में आएगा कि कब धातु के प्रेस मिलने लगे थे, 18वीं सदी के अंत में। 20वीं सदी के प्रारंभ से बिजली से चलने वाले छापे खाने में तेजी से काम करना शुरू कर दिया। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1786 ईस्वी में विलियम वोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया। सबसे एग्जाम में आता है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया, ऑप्शन सी में रहता है जेके हिक्की। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गंगाधर महाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र कब छपा, 1816 ईस्वी में।
अगला आता है संवाद कौमुदी और मिरातुल पत्रों का संपादक। संवाद कौमुदी और मिरातुल पत्रों का संपादक राजा राम मोहन राय थे। 1831 ईस्वी में जामे क्या लिखा है, जामे जमशेद में गुफ्तार तथा है ना, गुफ्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन हुआ था। टाइम्स इंडिया का 1861 में, देखो ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि टाइम्स इंडिया का प्रकाशन कब हुआ, 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा 1858 ईस्वी में सोमनाथ पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। एग्जाम में आएगा कि सोमनाथ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन डी में रहता है, देख लीजिएगा। अगला है इंडियन मिरर का प्रकाशन मोहन घोष ने किया था। ये सबसे खतरनाक है। 1878 ईस्वी में लीटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भाई साहब देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिरोज शाह मेहता ने 1913 ईस्वी में मुंबई क्रॉनिकल्स का प्रकाशन किया था। किसने, फिरोज शाह मेहता ने। कब किया था, 1913 में। वंदे मातरम पत्रिका का संपादन अरविंद घोष ने किया था। अगला यंग इंडिया तथा हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था। 1919 ईस्वी में इंडिपेंडेंस का संपादन मोतीलाल नेहरू ने किया। 1912 में ऑल हिलाल पत्रिका का संपादन मौलाना आजाद ने उर्दू भाषा में किया था। एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों कि ऑल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था, तो ऑल हिलाल का प्रकाशन मौलाना आजाद ने किया था। किस भाषा में, उर्दू भाषा में। 1913 में गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल ने किया था। और है ना, गदर पार्टी भी आएगा तो 1913 मारिएगा। रूस जापान युद्ध 1904-05 में रूस की पराजय हुई थी। चार्ल्स मेटाकेफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता के रूप में कहा जाता है। तो भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता कौन है, चार्ल्स मेटाकेफ। अगला आता है लॉर्ड लीटन एक सच्चा उदारवादी शासक था। प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ, चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को। एग्जाम में आएगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो प्रेस को कहा जाता है। अब यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बनते हैं 5, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। तो हमारा सबसे पहले क्या गया, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। तो हमारा आता है जी गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। देखिए आप लोग का सबसे अधिक प्रश्न है कि सर इसका पीडीएफ कैसे ले। देखिए पीडीएफ के लिए आपको ना छोटा सा एक टारगेट अचीव करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के लिए बच्चा वाला टारगेट है, ठीक है। तो अंतिम में देंगे, आप लोग खुश रह जाइए, पीडीएफ आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो लिखा है क्या, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। तो प्यारे बच्चों गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गुटेनबर्ग ने हैंड प्रेस के उपयोग से प्रेस के क्षेत्र में क्रांति ला दी। गुटेनबर्ग ने ही पहली पुस्तक बाइबल को छापा था। तो देखिए गुटेनबर्ग ने सबसे पहले, पता है इसका विकास में इसका नाम कहा जाता है कि उन्होंने हैंड प्रेस के उपयोग से, प्रेस के सबसे पहले हैंड प्रेस का जो इन्होंने उपयोग किया ना, इसी से प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा पुस्तकें छपने लगी। तो इसको लिख करके आप अच्छे से याद कर लेना। अगला आता है छापाखाना से आप क्या समझते हैं। छापाखाना क्या है जी, मुद्रित करने वाले यंत्र को छापाखाना कहा जाता है। इसकी खोज के बाद मुद्रण कला की शुरुआत हुई। बस बात खत्म है। देखो जो पूछा गया उतना ही उत्तर दीजिए। छापाखाना क्या है, मतलब छापेंगे तो छपना चाहिए, यानी प्रिंटिंग मशीन जी, इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। देखिए हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। सर हम लोग नोट्स कहते हैं। हाँ रे, अभी नोट्स कहते हैं, पहले इसका नाम पांडुलिपि था। हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। इसकी उपयोगिता यह थी कि इसे पढ़कर ज्ञान अर्जित किया जाता था। नोट से क्या करता था, ज्ञान अर्जित करिएगा ना। नेक्स्ट है बाइबिल से आप क्या समझते हैं। तो बाइबिल ईसाई धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें ईसाई संत ईसा मसीह के उपदेश हैं। बाइबिल विश्व में सबसे पहली मुद्रित होने वाली पुस्तक है। नेक्स्ट है कि छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा। तो उत्तर है 13वीं सदी के अंत में रामन मसनरी एवं मार्को पोलो द्वारा छापाखाना यूरोप तक पहुंचा। बस इतना ही लिखना है। 13वीं सदी के अंत में रामन मसनरी एवं मार्को पोलो के द्वारा छापाखाना यूरोप पहुंचा। तो प्यारे साथियों कैसा रहा हमारा सफर, पूरा हिस्ट्री समाप्त हो गया। स्माइल कर दो, थोड़ा सा हंस दो प्यारे बच्चों, मन में स्माइल होना चाहिए, थोड़ा सा हंसी की बात होनी चाहिए। सर इसका पीडीएफ कैसे ले। एक तो प्यारे बच्चों आप देखो हमारा ऑल सब्जेक्ट का नोट्स होता है 150 रुपये में। आप ऑल सब्जेक्ट का हमारा नोट्स खरीद सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए 7700879453 पर कमेंट करें, है ना, कॉल करें। या फिर आप केवल प्यारे बच्चों अगर सोशल साइंस का सारा पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको 50 रुपये पे करना, 50 रुपये आपको पे करना है इसी नंबर पर। अगर आप चाहते हैं कि सर हम इसका फ्री लें तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टारगेट है प्यारे बच्चों, अगर आपने उसे अचीव कर दिया, देखो आप लोगों के लिए बच्चा वाला चीज़ है वो, तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए एक हमारा ग्रुप है जी टेलीग्राम।
टेलीग्राम पर हम आपको ये फ्री कर देंगे पूरे बिहार के बच्चों के लिए, लाखों बच्चों इसे देखेंगे। लेकिन आप लोग अभी देखिए टेलीग्राम पर 42,000 मेंबर हैं, वो भी आप लोगों ने किया है। तो प्यारे बच्चों, एक हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है कि आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के इस मेंबर को 60,000 कर दीजिए, आपको ये चीज़ें फ्री मिल जाएगी। सर आप हम कैसे करें, हमको तो बहुत अजीब। अरे बच्चों 10,000 से 42,000 आप लोग लेके गए हैं, 32,000, वो भी 5 दिन में। जब 5 दिन में आप 32,000 जोड़ सकते हैं तो 18,000 जोड़ना है, और है ना, इस वीडियो को 30,000 बच्चे देखेंगे तो क्या 18,000 नहीं जुड़ेगा? तो प्यारे बच्चों चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आपको आना है। सबसे पहले है ना, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। आपको सर्च क्या करना है, सब लोग तो जुड़े हैं उसमें, फिर भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आइएगा, देखिए 42,226 मेंबर हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद देखिए प्रो मेंबर जो जो बने थे उस सबको नोट्स पहले फ्री में मिल जाएगा। प्रो मेंबर जो जो बने थे, ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाला जो है ना प्रो मेंबर जो जो थे उसको देखिए सबसे पहले ये वाला हिस्ट्री वाला फ्री में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, आकर के यहाँ पर ऐड करना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर एक बात बताइए, अगर सबको ऐड नहीं करेगा और खाली हम ही ऐड करें, 60,000 नहीं पूरे तो हमको नहीं मिलेगा नोट्स? तो प्यारे बच्चों, अगर 60,000 नहीं पूरेगा तो आप यहाँ पर आकर के प्लस पर क्लिक करके 60 मेंबर को ऐड कीजिए। कितने मेंबर को? 60 मेंबर को, है ना। 60, देखो पहले तो 100 था, अभी 60 मेंबर को ऐड कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए टेलीग्राम पर, आपको नोट्स मिल जाएगा। या तो आप इस पर क्लिक करके, प्यारे बच्चों क्या ये सब आप लोग के लिए इतना मजेदार चीज नहीं, आप लोग के लिए सिंपल सा बात है, सब कोई आइए, जितना लोग देखिएगा 18,000 20,000 सबको आइए, आकर के खुशी खुशी से टेलीग्राम पर लगभग जितना फोन आपके मतलब फोन में मेंबर है सबको यहाँ पर ऐड कर दिए खुशी खुशी। अरे आप लोग के लिए छोड़ो ये सब बात, जाकर के सबको आइए और खुशी खुशी ऐड कीजिए, जल्दी से 60,000 पुराइए मेंबर को और तुरंत हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा। तो आइए सब लोग यहाँ पर आकर के क्लिक कीजिए, जैसे हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऐड कर दिए, आप भी कर दीजिए ऐसे 10-10 तो। देखिए 18,000 बच्चा देखिएगा, देखिए लगभग 20,000 बच्चा इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप 5 ठो करके कर दिए तो एकदम लाखों पहुंच जाएगा जी। तो जाइए सब लोग खुशी खुशी ऐड कीजिए और आकर के इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिए कि हमने कितने लोगों को ऐड किया। सब लोग आकर के कमेंट कीजिए। जय है ना, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत ही जल्दी ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका है ना एसएसटी पूरा हो जाएगा। 4 नंबर या क्वेश्चन का कुछ गेस क्वेश्चन करा देंगे, बात खत्म एसएसटी का। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है ना तो एकदम जबरदस्ती सबको सब्सक्राइब करना है। सबको जो लाल वाला बटन है सबको एकदम सादा कर देना है सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों, ताकि आपका पेपर में भी हमारा आशीर्वाद बना रहे, आपका नंबर अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद।